तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, द ग्रेट एम्परर प्लेनेट के लिए वांगलिंग निकल भी चुका था। और इस दौरान बहुत सारे और भी लोग इस तरफ बढ़ रहे थे, जो कि एज अ गेस्ट आ रहे थे, जैसे कि डाउ मास्टर ब्लू ड्रेम और सीमा मू और भी कुछ लोग थे। अब आगे तो वांगलिंग भी इस ग्रेट एल्डर प्लेनेट के एम्परर प्लेनेट के बाहर में था, मतलब दूसरे प्लेनेट पे था और इस प्लेनेट को देख रहा था। एक दिन पहले की ये बात है। और ये भी हैरान था कि यार ऐसा भी प्लेनेट हो सकता है, क्योंकि इस प्लेनेट के आसपास काफ़ी ज़्यादा फॉग था और एक स्पेशल रिफ्ट भी था, जो कि मानो इन फॉग को डिफोर कर सकता था। और ये फील करता है कि यहाँ पर स्पेल्स भी काम शायद ना करें, ट्रेजर्स भी कोलैप्स कर जाए। तो वांगलिंग वगैरह जब आगे बढ़ते तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से थे। तो इनकी तरफ देखते हैं कि डार्क स्कॉर्पियो क्लैन, एस्केप क्लाउड क्लैन और बहुत कम लोग थे जो वांगलिंग का एक्चुअल पावर लेवल जान सकते थे। तो ज़्यादातर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता है इस दौरान, क्योंकि ये लोग लेट नहीं हुए थे। और अगर आपको इस प्लेनेट के अंदर जाना है तो एक टनल खुलता है। तो यही चीज़ डार्क स्कॉर्पियन क्लैन के जो पैट्रियार्स थे वो वांगलिंग को बताते हैं। पर इस दौरान यहाँ पर जो बहुत सारे लोग आए हुए थे, उसमें से एक बंदा जो कि मिडिल एज मैन था, वो बाहर आता है और कहता है, यार मुझे लगा नहीं था कि डार्क स्कॉर्पियन क्लैन वाले, मतलब क्लाउड स्केप क्लैन के साथ मिलके काम करेंगे। और ये जो बंदा था, इसके थर्ड आई पर एक सांप जैसा मार्क बना हुआ था। अब ये थोड़ा गंदे तरीके से बात बोलता है, मतलब डार्क स्कॉर्पियन क्लैन का मजाक उड़ाता है। तो स्कॉर्पियन क्लैन के जो पैट्रियार्स थे उन्हें गुस्सा आता है। हालांकि इस दौरान ये वांगलिंग को बताते हैं कि ये सोल सर्पेंट क्लैन का है और इनका पहले से जो क्लाउड स्केप क्लैन है उनके साथ दुश्मनी है, क्योंकि जो पिछला कंपटीशन हुआ था इन्होंने भाग लिया था, लेकिन वो मैच टाई रह गया था। इस दौरान सोल सरपेंट का ये जो हेड एल्डर था वो स्माइल करता है कि यार मैंने सुना था कि क्लाउड स्केप वालों ने ग्रीड को, मतलब अपना ऑनररी एल्डर बनाया, लेकिन मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ कि सीनियर ग्रीड यहाँ पर तो है ही नहीं, क्योंकि जो ग्रीड नाम था ये यहाँ पर काफ़ी फेमस था। एक और बंदा पूछता है, मतलब क्योंकि कल्टीवेटर ग्रीड ने मेरी मदद की थी तो वो आए नहीं है क्या? कोई मास्टर युनडुन थे क्लाउड स्केप क्लैन में, उनसे पूछता है। अब क्लाउड स्केप क्लैन के जो टून युनडुन थे वो थोड़ा गुस्से में बोलते हैं कि सीनियर ग्रेड को काम था इसलिए वो आ नहीं पाए। इस दौरान इस बंदे का भी परिचय ये जो स्कॉर्पियन क्लैन के हेड थे वो वांगलिंग को देते हैं। तो ये बंदा गुस्सा हो जाता है कि मेरा नाम कौन ले रहा है, और डार्क स्कॉर्पियन क्लैन के हेड की तरफ देख कर कहता है कि तुमने मुझे देखा और मेरे पैर भी लगने नहीं आए। मतलब ऐसा बोलना इतने लोगों के सामने एक तरह से बेइज्जती था। तो स्कॉर्पियन क्लैन के पैट्रियार्च को भी गुस्सा आता है। और जो सोल सरपेंट वाला बंदा था वो भी बोलता है, मतलब लिटिल स्कॉर्पियन, तुम्हें चढ़ना है ऊपर सही है, बट इतना जल्दी जल्दी मत चढ़ो। वैसे भी तुम्हारा स्कॉर्पियन क्लैन जमीन के अंदर रहना ही पसंद करता है। इस दौरान वो जो बंदा पैर लगने के लिए कह रहा था, जो कि रिवर क्रीक क्लैन का हेड था, वो अब वांगलिंग की तरफ देखता है कि तुम लोग अभी भी नहीं आ रहे। वांगलिंग स्माइल करता है और कहता है, क्यों, हम तुम्हारा नाम नहीं ले सकते? और इस बार ये जो रिवर क्लैन या जो भी था, ये बंदा इसलिए वांगलिंग की तरफ देखकर बोलता है क्योंकि इससे अंदाजा हो गया था कि वांगलिंग यहाँ पर मेन बंदा है। और ये बंदा 13th फॉलन एल्डर भी था, ये रिवर क्रीक क्लैन वाला। तो इन्हें ये लगता है कि शायद इस बंदे को ग्रीड ने अपॉइंट किया होगा, क्योंकि वो खुद नहीं आ पाया है, क्योंकि ग्रीड बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये बंदा फिर से बोलता है कि जो लोग क्वालिफाइड है वही मेरा नाम ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ग्रीड ले सकता है लेकिन तुम लोग नहीं। और ये बंदा इतना तक कह देता है कि इवन ग्रीड को भी झुकना पड़ता ऐसे सिचुएशंस में। तुम तो उनके द्वारा बस अपॉइंट किए गए हो, और वैसे भी तुम फॉलन लैंड के नहीं हो, और तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है। वांगलिंग हंसता है। और इस दौरान वो दूर से भी आवाज़ आती है और हज़ार लोग प्रकट होते हैं कि किसने कहा कि सीनियर के पास क्वालिफिकेशन नहीं है। जो बंदा आगे में था वो एक यंग मैन था और इसके पीछे बहुत सारे लोग थे जो कि हेवेंस ब्लाइट के लेवल पे थे। और ये बंदा था जूनियर आर्मर्ड ड्रैगन पैट्रियार्च, जिसे वांगलिंग ने बनाया था। और ये वांगलिंग को ग्रीट करता है। और पीछे में जो हज़ार लोग थे आर्मर क्लैन के, वो भी ग्रीट करते हैं। अब इन लोगों को समझ में आता है कि हाँ यार, ऐसा सुनने में आया था कि जो 9th फॉलन एल्डर हैं, जो कि ड्रैगन क्लैन के हैं, उनका पोजीशन उनसे छीन लिया गया था और एक नए बंदे को बनाया गया था। और आर्मर ड्रैगन क्लैन यहाँ पर जो टोटल 372 क्लैन है उनमें टॉप 10 में आते हैं। अब लोग अंदाजा लगाना शुरू करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब इस बंदे का ग्रीड से रिलेशन नहीं है। इस दौरान ही लोग अब गैस करना शुरू करते हैं और इनकी फटने लगती है। पर तभी अचानक से फॉग थोड़ा हटने लगता है और एक रास्ता बनने लगता है। और यहाँ पर एक मैसेंजर आता है जिसके पीछे में 8-10 लोग और थे। और ये मैसेंजर न तो फॉलन एल्डर की तरफ जाता है, दो यहाँ पर थे, एक 9वां एक 13वां, वो सीधा वांगलिंग की तरफ पड़ता है। ये देख करके वो जो रिवर क्रीक क्लैन का बंदा था उसकी और फटती है और तुरंत ही वांगलिंग को ग्रीट करता है यंग एम्परर बोल के। अब यहाँ पर जो भी लोग थे वो शांत हो जाते हैं, खास करके वो मिडिल एज मैन सोल सरपेंट वाला और रिवर क्रीक क्लैन वाला, कि ये यंग एम्परर। और सबसे ज़्यादा पैनिक ये रिवर क्रीक क्लैन का बंदा कर रहा था। फिलहाल ये मैसेंजर बोलता है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा समय लगा दिया यहाँ पर आने में, क्योंकि ये जो रास्ता बनाने में थोड़ा समय लगता है। देखो, फॉलन लैंड में
2 यंग एम्परर हैं। तो वांगलिंग अब तीसरा यंग एम्परर था और इसके लिए रास्ता समय से पहले खोलना, तो ये लोग अंदाज़ा लगा लेते कि इस बंदे की कीमत और ज़्यादा है। तो वांगलिंग अब ग्रेट एम्परर प्लेनेट की तरफ बढ़ जाता है और ये लगता है कि चलो अच्छी बात है, इसने मुझे कुछ बोला भी नहीं और लगता है हम इसे बुली कर सकते हैं। लेकिन तभी वांगलिंग जा रहा था और पलटता है और सोल सर्पेंट क्लैन के बंदे की तरफ देखता है और जैसे ही देखता है इस बंदे को ऐसा लगता है मानो इसके आत्मा के बीच में बिजलियां गूंज रही हूँ, इसके पसीने छूटने लगते हैं। मैसेंजर भी रुक जाते हैं और मैसेंजर शायद समझ भी चुके थे और बोलते ही इसे पकड़ लो। वांगलिंग बस इतना ही बोलता है कि इसका गुनाह उतना भी बड़ा नहीं है, मरने लायक तो नहीं है, बस ये जो फॉलन एंडर के सिलेक्शन में अभी भाग लेने वाला है तो ये उसमें भाग नहीं ले पाएगा, बस इतना ही करो। लेकिन फिर भी ये बोलता है कि थैंक यू यंग एम्परर, मुझे मतलब माफ़ करने के लिए। अब वांगलिंग वो जो 13th एल्डर था उसकी तरफ देखता है, रिवर क्रीक क्लैन के बंदे की तरफ, और बोलते हैं कि इसका फॉलन एल्डर का पोजीशन छीन लिया जाए और इसे डार्क स्कॉर्पियन प्लेनेट के सामने 100 सालों तक मतलब गिड़गिड़ाना है, इन द सेंस कि घुटने टेकने हैं बार बार, ऐसा जिसे सर झुका के प्रणाम किया जाता है वैसा करना है। और उसके बाद वांगलिंग क्लाउड स्केप क्लैन का जो एल्डर था मतलब लीडर था उसकी तरफ देखता कि अपने एक हाथ तोड़ लो, क्योंकि इसने भी कुछ हरकतें की थी, क्योंकि ये 13th एल्डर की तरफ बार बार देख रहा था जिसकी वजह से उसने ऐसा किया था। फिलहाल ये भी थैंक्स बोलता है कि मुझे समझ में आ गया है कि मैंने क्या गलती की है सीनियर। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार ये अभी पूरी तरह से यंग एम्परर नहीं है, इसे वो ट्रायल पास करना पड़ेगा तब जाकर के ये ट्रू यंग एम्परर बनेगा। और यंग एम्परर के जो ट्रायल्स होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। वांगलिंग इसके बाद 100 फीट आगे गया होगा तभी इसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। कुछ दूरी से ये एक फोर्स फील करता है और एक ऑक्टागोनल मतलब 8 आकृतियों वाला एक कंपास दिखता है जो कि 1000 फीट चौड़ा था। और इस पर जब ये ज़्यादा क्लोज आ जाता है तो 2 लोग बैठे हुए दिखते हैं। आगे में जो थी एक वुमेन बैठी थी, दिखने में सुंदर थी, आंखें मानो मून लाइट के समान थी। देखो यार मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पर बहुत लोग सुंदर है, लेकिन मूविंग में बोलो या लियो में से ज़्यादा सुंदर इस स्टोरी में कोई भी नहीं है। फिलहाल इस लेडी के बाजू में एक मिडिल एज्ड मैन भी थे और ये थर्ड स्टेप कल्टीवेटर थे, शायद दोनों। ये जो लड़की थी इसको ये लोग युन लुवो बोलते, दिखने में छोटी थी लेकिन थी बहुत पावरफुल, सॉवरिन काउंसिल की मेंबर थे। और दूसरा बंदा मास्टर सीमो थे। वांगलिंग और सीमो की नज़रें मिलती हैं और सीमो मन में गाली मारते हैं। वांगलिंग में धीरे से बोलता है लूजर। ये सीमो को उकसा रहा था लेकिन सीमो जानते थे कि ये इससे बैटल नहीं कर सकते। वैसे भी जगह पे आने के बाद मतलब अगर आप ग्रेट प्लेनेट पर हो, एम्परर प्लेनेट पे, तो आपका कल्टीवेशन ड्रॉप हो जाता है। फिलहाल वो जो लेडी थी वो अचानक से वांगलिंग की तरफ दिखती है और बोलती है कि फेलो कल्टीवेटर क्या आप अपना नाम बता सकते हो। स्माइल करके कहती है, लेकिन वांगलिंग को मानो फर्क ही नहीं पड़ता है और वांगलिंग बोलता है कि तुम सॉवरिन काउंसिल के ग्रैंड मास्टर हो और तुम्हें ये पोजीशन कल्टीवेशन लेवल से नहीं मिला है। ये टाइटल है जो तुम्हें जनरेशन दर जनरेशन पास किया जाता है और तुम बहुत छोटी हो, शायद तुम्हारा कल्टीवेशन 1000 साल से भी कम है और तुम मुझे फेलो कल्टीवेटर कह रही हो। सीनियर्स को कुछ तो इज्जत दिखाओ, यही तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें सिखाया है। और वांगलिंग के शब्द बहुत कोल्ड थे और ये पहले चेहरा बनाती है लेकिन फिर से हल्का सा स्माइल करके बोलती है कि हाँ मुझे समझ में आ गया सीनियर, मैंने गलती किया है, कि आप अपना नाम बता सकते हैं। वांगलिंग अंदाजा लगा लेता है कि लड़की मेरा नाम बार बार क्यों पूछ रही है। अभी तक इसे ऐसा कोई स्पेल नहीं पता था जो नाम के ऊपर डिपेंड करता हो, लेकिन सॉवरेन काउंसिल वाले बहुत अलग लोग हैं और इनके पास स्पेल्स अलग लेवल पे होते हैं। एक ही बंदा है जो शायद इन्हें अभी टक्कर दे सकता था, वो था ऑलसीर। मतलब वांगलिंग अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से खतरा फील करता था या करता है तो वो ऑलसीर ही था। इवन मतलब वांगलिंग उनके साथ रहा लेकिन उनको आज तक समझ नहीं पाया था। वांगलिंग दिमाग लगाता है और अपना नाम जूमू बोलता है। वुमेन 3 बार जूमू कहती है लेकिन कुछ होता नहीं है। ये समझ जाती कि यार ये बंदा अपना नाम सही नहीं बताएगा, तो नेम पपेट स्पेल जो है वो इस पर काम नहीं करेगा। शायद उस स्पेल की मदद से ये वांगलिंग को पपेट बना लेना चाहती थी। वांगलिंग अब टनल के अंदर चला जाता है और वांगलिंग यहाँ पर अंदाजा लगा रहा था कि यार मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ और शायद ग्रेट एम्पर को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि यार फॉलन एंडर कौन बनता है। और वांगलिंग का दिमाग यही था कि जो डार्क स्कॉर्पियन क्लैन के हेड है वो ठीक आदमी है तो उसे एक फॉलन एल्डर बनाया जा सकता है। इस दौरान वांगलिंग ये देखता है ये जो मैसेंजर था एक अलग मेथड यूज़ कर रहा था मैसेज भेजने के लिए। और वांगलिंग से बोलता है आप जो बोल रहे हो सही है, मतलब इस बंदे को हम बना सकते हैं। और वांगलिंग सोचता है कि यार ये मेरी बात ये भी मान गया, मतलब कुछ तो बात है इस ग्रेट एम्पर के बारे में, मतलब उन्हें फॉलन काउंसिल से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये बंदा है कौन। तो फाइनली जाकर के ये द ग्रेट एम्परर प्लेनेट पर प्रवेश कर जाता है और वांगलिंग इसे ऑब्जर्व करना शुरू करता है। यहाँ पर कोई ऐसा वातावरण नहीं था, प्लेनेट काफ़ी स्ट्रेंज था। मतलब जैसे आप प्लेनेट में जाते हो तो प्लेनेट का एक लेयर रहता है, वातावरण जिसे हम बोलते हैं, जैसे अपने अर्थ का है समतापमंडल स्ट्रेटोस्फियर वगैरह, अगर आपने थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो। और यहाँ पर कोई पहाड़ वगैरह नहीं थे, सब्जी भी अलग प्रकार के थे।
नॉर्थ वेस्ट एरिया में थोड़े ये पेड़ पौधे कम थे, और वांगलिंग जब वहाँ पर देखता तो अवाक रह जाता है। वहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन था, और वही लोकेशन था फॉलन एल्डर सेलेक्शन का भी। और ये बोलता है कि मुझे आपको यहाँ तक लाना था, मुझे अभी बाकी लोगों को भी लाने जाना है, और अगर आपके कोई ऑर्डर्स नहीं है तो मैं जा सकता हूँ। वांगलिंग भी इसे थैंक्स बोलता है, और इधर वो मैसेंजर बोलता है कि आप प्लेनेट थोड़ा घूम लो, आपको भी थोड़ा फैमिलियर हो जाओगे। तो इसके जाने के बाद वांगलिंग यहाँ पर घूम रहा था, और उसी जगह पर प्रकट होता है जहाँ पे कंपटीशन होने वाला था। रेस्ट्रिक्शन के बाहर में जैसे वांगलिंग हाथ फैलाता है, वहां पर एक फोर्स इकट्ठा होता है जो कि वांगलिंग के हैंड के अंदर एंटर करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कछुए के शेल से मानो बना हो, और ये फील करता कि यार रेस्ट्रिक्शन तो बहुत पावरफुल है। ये एनाहिलेशन रेस्ट्रिक्शन नहीं है, न तो लाइफ और डेथ है, और न तो टाइम रेस्ट्रिक्शन है। शायद ये चौथा ग्रेट रेस्ट्रिक्शन, द एंशियंट सोल रेस्ट्रिक्शन है। वांगलिंग जानता था कि मैसेंजर थोड़े समय में कुछ और लोगों को लेकर आएगा, तो समय वेस्ट करने लायक नहीं है। अब इसके राइट आई में थंडर चमकता है, और हाथों में ये सील बनाता है थंडर टैटू का। और जैसे टैटू बनता है, आसपास के जो थंडर्स थे वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और वांगलिंग इस टैटू को, जिसमें और ज्यादा थंडर जुड़ चुका था, आगे बढ़ा देता है। लेकिन इसे रोकने के लिए एंशियंट रेस्ट्रिक्शन फिर से एक्टिवेट होता है। एक कछुए का शेल बनता है, और ये पहले से ज्यादा बड़ा बनता है। मतलब जब वांगलिंग ने टच किया था तो ऐसा नॉर्मल बना था, लेकिन इस पावर को देखकर ये और बड़ा होता है। और ये जो शेल का साइज था वो 500 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा था, और एंशियंट ऑरा चारों तरफ फैलने लगती है, और ये कछुआ एक दहाड़ मारता है। वांगलिंग इस दौरान थंडर टैटू को अपने राइट हैंड में धीरे धीरे फिर राइट आई में वापस बुला लेता है। बस इसका एक ही मकसद था कि थंडर के दम पे इस रेस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट करके अच्छे से देख पाए, और ये कंफर्म कर लेता है कि एंशिएंट सोल रेस्ट्रिक्शन ही है। और इधर कछुआ भी फिर गायब हो जाता है, चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती है। कहा ऐसा भी जाता है कि जो चारों रेस्ट्रिक्शन है उसमें जो एंशिएंट सोल रेस्ट्रिक्शन है वो ज़्यादा मिस्टीरियस है, और बहुत कम, मतलब बहुत सालों से ये एक तरह से गायब हो चुका है। बस इतना तो इसे समझ में आ जाता है कि ये रेस्ट्रिक्शन बीस्ट वगैरह से रिलेटेड है, उनके सोल्स को शायद इसमें यूज़ किया जाता है। तो वांगलिंग अब काफ़ी एक्साइटेड था कि यार मतलब ये रेस्ट्रिक्शन भी इसे मिल सकता है, क्योंकि अगर ये चारों रेस्ट्रिक्शन को सीख ले, दो तो ये ठीक ठाक शायद सीख चुका है, तीसरा टाइम स्पेल भी ठीक ठाक, यानी टाइम रेस्ट्रिक्शंस भी इसे आते हैं, और ये चौथा सीख लेगा तो इसको भी चारों को फ्यूज़ कर देगा, तो इसके बॉडी में रेस्ट्रिक्शन इसेंस बनेगा। तो ये वो इसका छठवां इसेंस होगा। तो आपको कमेंट में बताने हैं। मतलब अभी तो वांगलिंग के पांच पांच ही इसेंस हैं, तो कौन कौन से हैं? तो वांगलिंग का इरादा भी यही था कि जब इसे एंशिएंट रेस्ट्रिक्शन भी मिल जाएगा तो वो बाकी जो लाइफ और डेथ और टाइम को भी इसके साथ ही सीख लेगा, क्योंकि इसे सबसे अच्छा एनाहिलेशन रेस्ट्रिक्शन ही आता था जितना मुझे याद आ रहा है। और वांगलिंग एक चीज़ सोचता है कि यार ग्रेट एम्परर ने इसे यहाँ पर आने दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब चीज़ गेस कर चुके हैं, कुछ उनका बड़ा प्लान तो नहीं है, क्योंकि ये जगह भी काफ़ी मिस्टीरियस है। फिलहाल वांगलिंग यहाँ पर नीचे उतरता है। ज़मीन का जो कलर था थोड़ा ग्रेइश था, और थोड़ा मिट्टी उठा के देखता है, और अचानक से स्पेस में रिफ्ट प्रकट हो रहा था, यानी और लोग आ रहे थे। तो यहाँ से वांगलिंग गायब हो जाता है, और इस प्लेनेट के ईस्टर्न साइड में प्रकट होता है, जहाँ पर अच्छे खासे सब्जियाँ, मतलब पेड़ वगैरह उगे हुए थे। और ये सोचता है कि यार मिट्टी जो मैंने उठाया दिखने में तो नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन कुछ इसमें गड़बड़ भी है। और जब ये हेवन डिफाइंग पीरियड में, मतलब कई सालों तक था, जब इसकी मदद लीकियान में नहीं की थी, तो उसी मेमोरीज को ये याद करता है। वांगलिंग खुद मानो उस समय एक प्लेनेट में बदल गया था, और उस समय इसने देखा था कि एक प्लेनेट था, मतलब ऐसा कुछ जो बना था जिसमें ये वेजिटेशंस उग रहे थे। और ये जब जब वेजिटेशन, मतलब ये सब्जियां वगैरह मर जाते थे खुद से, तो सॉइल की जो वाइटलिटी थी वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। तो वांगलिंग दिमाग लगाता है कि यार इस प्लेनेट के साथ क्या हुआ था, ये जानने की कोशिश करता है, और ये स्पेल यूज़ करता है फ्लोइंग टाइम। तो टाइम में पीछे जाके देखने वाला है। ये देख रहा था कि ये मिट्टी का जन्म कब हुआ था, लेकिन मिट्टी बहुत पहले जन्मा था, तो वांगलिंग उतना भी पीछे नहीं जा सकता था, लेकिन एक जनरल आइडिया से मिल जाता है। और इस बार ये दोबारा से फ्लोइंग टाइम यूज़ करता है सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर, और इसे कुछ चीज़ें समझ में और आ जाती है। इसे एक चीज़ समझ में आता है कि यहाँ पर जो भी मिट्टियाँ है वो एक साथ बनी है। मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है कि मिट्टियाँ बनते रहती है, सबका अलग अलग समय होता है, लेकिन वांगलिंग जो मिट्टियों को उठाता है सबका टाइम एक ही था। और इसके दो ही एक्सप्लेनेशन थे कि जब ये प्लेनेट बना होगा, मतलब इसका जन्म हुआ होगा, तो यहाँ पर जो वोल्केनोस थे, ज्वालामुखियाँ थे, वो एक साथ फटे होंगे, और उसी की मदद से एक साथ ये मिट्टी बना था। लेकिन ये सही नहीं लगता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका ये था कि हर एक चीज़ यहाँ पर मैन मेड है, यानी इंसानों ने बनाया है, किसी ऐसे बंदे ने जो बहुत पावरफुल होगा। और ऐसा चीज़ बनाना मतलब वो बंदा बहुत सच में पावरफुल होगा। देखो कल्टीवेशन एक चीज़ होती है, लेकिन डाओ की समझ एक अलग चीज़ होती है, और डाओ की समझ में वांगलिंग अलग लेवल पे था, इसलिए इन चीज़ों को ये जल्दी फिगर आउट कर लेता था। फिलहाल वांगलिंग यहाँ पर ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था, एक पत्ते के ऊपर लेट गया था। पत्ते मतलब काफ़ी बड़े बड़े थे, और वांगलिंग यहीं से देख रहा था, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से पास कर रहे थे। वो स्पेशल रिफ्ट खोल रहा था और ये लोग आ रहे थे, पर तभी अचानक से ये कुछ फील करता है। मतलब इसके बॉडी से ओरिजिन एनर्जी निकल रहा था, और ये पत्ता एब्जॉर्ब कर रहा था।
मतलब जो इसके कंट्रोल में भी नहीं था। लेकिन जब ये ढूंढता है तो इसे ऐसा कुछ मिलता नहीं, तो ये सोचता है क्या ये इल्यूजन है। तो वांगलिंग अब यहाँ से उतर जाता है और बाकी चीजें अपना फिर देखने लगता है, यहाँ से उड़ जाता है। पर उड़ते उड़ते इसे एक लेक दिखाई देता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन सफेद कपड़ों में बैठे हुए थे, जिनके हाथ में फिशिंग रॉड था और ये मच्छी मस्त पकड़ रहे थे, और बगल में इन्होंने एक वाइन जग रखा था। पहला बंदा वांगलिंग ने इस प्लेनेट पर देखा था, मैसेंजर वगैरह के अलावा। तो वांगलिंग अब इनके बगल में आके उतर जाता है। ओल्ड मैन इसे इग्नोर करते हैं और लेक की तरफ ही देखते रहते हैं। वांगलिंग भी कुछ बोलता नहीं है। पानी अच्छा खासा मतलब साफ था, एकदम नीचे का गहराई नहीं दिख रहा था, लेकिन आप इतना समझ सकते थे कि अंदर मछलियां नहीं थी। धीरे धीरे रात का समय हो जाता है और चंद्रमा उग चुके थे, और वांगलिंग को मतलब ये चीजें देखकर थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। पहली बार एंशिएंट स्टार सिस्टम में आने के बाद, और फाइनली मतलब लंबे समय के बाद, ये ओल्ड मैन एक होर्स वॉइस में, मतलब वो जो थोड़ा भारी आवाज में बोलते हैं कि क्या तुम पीते हो। वांगलिंग भी बोलता कुछ नहीं है, सीधा वाइन जग उठाता है और एक दो शिप मार लेता है। और इसे ऐसा फील होता है कि मानो इसने ड्रैगन को पी लिया हो, मतलब इतना ज़्यादा इसे फायर फील होता है। और जो बर्निंग की फीलिंग थी वो और स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि फायर अपने आप अब इसकी बॉडी से निकलेगा। इसकी ओरिजिन एनर्जी मानो इस समय जिंदा हो चुकी हो, और इसे फील होता है कि इसकी ओरिजिन एनर्जी बढ़ भी चुकी थी। ओरिजिन एनर्जी बढ़ता है तो फायर रूपी था ये, तो फायर भी बढ़ जाता है। अब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसके जो रोम छिद्र होते हैं उसमें से भी फायर निकलने लगते हैं, और फायर और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाता है। तो वांगलिंग के लेफ्ट आई में अपने आप वर्मिलियन बर्ड मार्क बनता है, और उसमें से ब्लू फायर बाहर निकलता है, जो कि इसके बॉडी में जो हीट था, मतलब फायर था, उससे फ्यूज हो जाता है, और वर्मिलियन बर्ड का क्राई सुनने को मिलता है। 15 मिनट बाद ये चीज़ें शांत हो जाती है, और वांगलिंग इनकी तरफ देखकर बोलता है, गुड वाइन। ओल्ड मैन स्माइल देते हैं, क्योंकि कोई भी इस वाइन को ऐसा नहीं कि पी सकता है, थर्ड स्टेप कल्टीवेटर की भी फट जाएगी। लेकिन फिर भी तुमने मतलब एक अच्छा खासा घूंट मार लिया था। वांगलिंग भी पूछते किस प्रकार का वाइन है, क्योंकि इसका फायर सेंस थोड़ा स्ट्रांग हो गया था, जिसकी वजह से इसका जो वर्मिलियन बर्ड का नेक्स्ट अवेकनिंग है उसके ये थोड़ा करीब पहुंच जाता है। अब ये बताते हैं कि ये वाइन नहीं है, ये ब्लड है, और स्माइल करते हैं। इस दौरान ये जो लेक था यहाँ से एक आवाज़ सुनने को मिलती है। ओल्ड मैन ये जो मछली मारने वाला इन्होंने कटिया रखा था ये और फैलाते हैं और इसे खींचने लगते फिर, और लेक में से एक 1000 फीट का कुछ तो सर जैसा निकल रहा था, जो कि ड्रैगन के समान था। और वांगलिंग पहली बार शॉक्ड होता है, ड्रैगन धीरे धीरे 10,000 फीट का दिखता है, और ये रेड ड्रैगन था। लेकिन जो मछली पकड़ने का वायर भी था ये काफ़ी स्ट्रांग था, तो मानो ये टूटता भी नहीं है। ड्रैगन जानता था वो कुछ कर नहीं सकता है, तो फिलहाल ओल्ड मैन पर अटैक करता है, और वांगलिंग इस दौरान पीछे हटता है, क्योंकि ड्रैगन का पावर आराम से थर्ड स्टेप के आसपास, या शायद थर्ड स्टेप पर ही था, डाविस्ट वाटर के बराबर का पावर था। बट ओल्ड मैन स्माइल कर रहे थे। ओल्ड मैन इस दौरान हवा में उड़ते हैं, और इनके लेफ्ट हैंड में फायर प्रकट होता है। ये फायर थोड़ा सा इल्यूजन टाइप था, ऐसा बोल सकते हो जैसे धुंध होता है ना, वैसा आग जो कि धुंध वाला हो। और इस फायर की वजह से ड्रैगन चीखने लगता है, और फायर मिस्ट इसकी बॉडी को जलाने लगता है। अब ड्रैगन भागने को देखता है तो ओल्ड मैन को गुस्सा आता है, और ये लेफ्ट हैंड से फिर से अटैक करते हैं। और वांगलिंग जब ये पावर को देखता है तो और शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जब ये इस पावर को यूज करते हैं तो इनके पीछे में एक वर्मिलियन बर्ड जो कि काफी बड़ा था वो प्रकट होता है। और ये जो वर्मिलियन बर्ड थी इसके आसपास इथेरियल फ्लेम था। जो भी चीज़ था मतलब वांगलिंग के फायर से बहुत स्ट्रांग था। इथेरियल फायर स्ट्रांग होता है, थोड़ी समय में मानो वर्मिलियन बर्ड ओल्ड मैन के साथ मर्ज हो जाती है, और ये अपने चोंच से ड्रैगन को फाड़ने लगते हैं, और वांगलिंग की तरफ चिल्लाते हैं कि वेट क्या कर रहे हो, जग को भर लो इसके ब्लड से, मतलब जिसे तुम वाइन भी कह सकते हो। थोड़ी समय में जग फुल हो जाता है, और वांगलिंग इस दौरान एक बॉटल निकाल करके इसे भरने लगता है। लेकिन बॉटल को जैसे ये ब्लड टच करता है बॉटल गलने लगता है। बट वांगलिंग अब क्या करता है कि सीधा इस ब्लड को इनहेल करने लगता है। इस बार ब्लड ज़्यादा था, मतलब वांगलिंग ने जब पहली बार लिया था उससे भी ज़्यादा, और वांगलिंग पूरे ब्लड को मुंह में निगल जाता है। ओल्ड मैन स्माइल करते हैं, ड्रैगन को छोड़ देते हैं। ड्रैगन को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो फिर से लेक के अंदर प्रवेश कर जाता है। और ओल्ड मैन कहते हैं, गुड, तुम सच में हमारे वर्मिनियन बर्ड क्लैन के ही हो। तुम्हें पता है कि वेस्टिंग अच्छी चीज़ नहीं होती है। वांगलिंग का चेहरा इधर लाल हो जाता है, ओल्ड मैन पे वो ध्यान भी नहीं देता है, और ये फिलहाल कल्टीवेशन में लग जाता है। और ओल्ड मैन इसे स्कैन कर रहे थे, देख रहे थे, और काफ़ी खुश थे। मतलब वो यही सोच रहे थे कि मुझे लगा नहीं था यार अपने मन में कि मैं किसी और जूनियर को कभी देखूंगा, क्योंकि इस बच्चे का जो वर्मिलियन बर्ड अवेकनिंग है इथेरियल फायर से बस एक कदम दूर है। ये बंदा सिंपल नहीं है, शायद ये मेरे क्लैन का 6th जनरेशन का वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एम्परर होगा। नॉट बैड, नॉट बैड। मतलब ओल्ड मैन जितना देखते हैं वांगलिंग की तरफ उतना ज़्यादा खुश होते हैं। इवन वांगलिंग ऐसा गालों को चुगी चुगी करते हैं, जैसे लोग प्यार में कहते हैं, गुल्लू गुल्लू गुल्लू। और फिर वांगलिंग की पीठ थपथपाते हैं, और बोलते हैं कि ये सच में मतलब हमारे क्लैन का ही है, किसी एनिमी ने ऐसे बनाया नहीं है। मतलब दुश्मन भी आजकल ऐसा करते हैं ना कि स्पाई टाइप बना करके भेज देते हैं। लेकिन फिर ये और हैरान थे कि यार ये बंदा तो एंशिएंट गॉड भी है, नॉट बैड। और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और बोलते हैं
कि यार फोर्थ जनरेशन का जो वर्मिलियन बर्ड था वो थोड़ा कमज़ोर था यार, मेरे स्पेल्स को कल्टीवेट नहीं कर पाया, बट ये बंदा कर सकता है। लेकिन जब ये वांगलिंग की पीठ को थपथपाते हैं तो चौंक जाते हैं कि यार इसका ओरिजिन सोल का यांग वो टूटा हुआ है। और थोड़ा इन्हें गुस्सा आता है, नफरत आती है, और ये फिर बैठ जाते हैं कि यार आजकल के बच्चे, मतलब मेरे पास विल पावर है, आज तक मेरा ओरिजिन सोल का जो यांग है वो टूटा नहीं है। मुझे जो समझ में आया यांग से, मतलब वांगलिंग वर्जिन नहीं है, वो इस चीज़ को दिखाता है क्योंकि यिन पावर फायर होता है और यांग आई गेस मतलब जो भी उल्टा होता है, बट एक वुमेन से रिलेटेड है। और आपको पता ही है कि वांगपिंग एक है वांगलिंग का बच्चा। तो ओल्ड मैन बोलते हैं यार ये मेरे स्पेल्स को फिर तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर ये वांगलिंग की तरफ देखते हैं कि यार ये बंदा मतलब गड़बड़ी है, और ये फिर से वांगलिंग के बॉडी के करीब पहुंचते हैं, मतलब एक्साइटमेंट में थे और इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिलहाल ये अपने फिंगर को वांगलिंग के फोरहेड पर टच करते हैं। वांगलिंग को हर्ट नहीं करते बिल्कुल भी, लेकिन इस दौरान एक मिस्टीरियस फोर्स वांगलिंग के बॉडी में एंटर करता है, और फिर जब ये हाथ पीछे करते तो और भागते। इस दौरान वांगलिंग के बॉडी से एक इनविजिबल फायर बाहर निकल के आता है, और ये फायर पूरी मानो दुनिया में अलग लेवल का हीट दे रहा था। और धीरे धीरे ये एक फ्लेम में बदल जाता है। फायर और फ्लेम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फ्लेम मतलब बस एक लौ, आग की लौ। फ्लेम दिखने में काफी वीक था, लेकिन ये वांगलिंग का बेसिकली फायर इसेंस था। लेकिन उसके बाद एक और लाइट निकलती वांगलिंग के बॉडी से, मतलब थर्ड आई से, जिसमें थंडर पावर था। थंडर टैटू के रूप में यह बदल जाता है। यह था वांगलिंग का सेकंड इसेंस। तो ये काफी खुश होते हैं और बोलते हैं यार थंडर इसेंस भी इसका पूरा है, मतलब वाइट गेट को इसने एक्टिवेट किया था। लेकिन मानना पड़ेगा इसे, क्या सच में इसने एंशिएंट थंडर ड्रैगन को डिफोर किया था? तो ये और ज्यादा मतलब हैरान हो जाते हैं। फिर से एक और लाइट चमकता है कि यार इस चीज को मैंने देखा था। एक इल्यूजनरी रिवर प्रकट होता है। ये था अंडरवर्ल्ड रिवर, जो कि वांगलिंग के लाइफ और डेथ इसेंस से बना था। फिर एक, अब मैंने बता ही दिया तो बता देता हूँ, मतलब ये देखते जाते हैं कि एक यिन और यांग सिंबल बनता है जिसमें कर्मा था। तो ये था चौथा इसेंस, फायर के अलावा। मतलब चार इसेंसेस ये और दिखते हैं, मतलब टोटल पांच। और ये बोलते हैं यार ये बंदा तो मॉन्स्टर है, मतलब क्या ही पावर लेवल है, मतलब क्या पांच इसेंसेस, भाई बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे लोग जनरेशन में एक आधी पैदा होते हैं। और ये काफी खुश थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इधर वांगलिंग रात भर कल्टीवेट करता है। फोर्थ वर्मिनियन बर्ड अवेकनिंग तो ये नहीं कर पाता है, लेकिन उसके बहुत करीब था। दूसरी तरफ फॉलन एंडर का जो सिलेक्शन था वो शुरू हो चुका था। वांगलिंग आंखें खोलता है, मतलब दूसरे दिन का शाम हो चुका था। इसके मुंह से एक अलग गंदी टाइप हवा निकलती, मतलब बॉडी और प्योरीफाई हो चुका था। और इन्हें ये मतलब ओल्ड मैन को फोर्थ जनरेशन का एंसेस्टर बोल के ग्रीट करता है। ओल्ड मैन देखते हैं और हंसते हैं कि नहीं नहीं, मैं फोर्थ जनरेशन का वर्मिलियन बर्ड नहीं हूँ। वांगलिंग बोलता है तो क्या आप फर्स्ट जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड हो? ओल्ड मैन फिर से हंसते हैं, मैं सेकेंड जनरेशन का हूँ। चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। फोर्थ जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड भी यहीं पर है, और तुम उसके बाद दूसरे ऐसे बनते हो जो यहाँ पर आए हो। वांगलिंग पूछा तो आप ग्रेट एम्परर हो? फिर ये बताते नहीं, जैसे तुम यंग एम्परर हो वैसे मैं भी यंग एम्परर ही हूँ। और बताते कि जो फोर्थ जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड एम्परर है वो भी यंग एम्परर ही है, और तुम तीसरे यंग एम्परर हो। मतलब बाहर के लिए लोग ग्रेट एम्परर बोलते हैं हमारे जो फर्स्ट वर्मिलियन बर्ड एम्परर है। और तुम इतना समझो कि जो एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर थे उनके अंडर में जो चार स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल्स थे वो उनमें से एक है। लेकिन बाकी डिटेल्स में जब तुम वर्मिलियन बर्ड ट्रायल को पूरा कर लोगे तो तुम्हें पता भी चल जाएगा, और मैं बता भी दूंगा। ट्रायल तुम्हें खुद से पास करना पड़ेगा, और शायद अगर तुम वो अच्छे से कर पाए तो इथीरियल फ्लेम के लेवल पे तुम जा सकते हो, लेकिन वो बहुत टफ है। फिर ये बोलते हैं मतलब एक तरफ देख के कि तुमने वो मास्टर सिमो के चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि हम वर्मिलियन बर्ड वाले डरते नहीं है बैटल से। लेकिन कोई नहीं, ट्रायल के बाद तुम उसे चैलेंज करना। और ये फॉलन एल्डर का कंपटीशन वो तो हैवी है, मतलब बच्चों के लिए है। उनको मेन इसलिए मैंने बुलाया है, मतलब हमने, ताकि हम उन्हें दिखा सके कि हमारा तीसरा यंग एम्परर भी आ चुका है। चाहे तुम इनर रियल्म से हो या आउटर रियल्म से, फर्क नहीं पड़ता है, तुम वर्मिलियन बर्ड के मेंबर हो, तो बस वही मैटर करता है। वैसे बाहर में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इस फॉलन लैंड में कोई तुम्हें छू नहीं सकता, और हम लोग बहुत रूथलेस है। तो छिपो मत, पावर को दिखाओ। क्या फर्क पड़ता है अगर वो थर्ड स्टेप कल्टीवेटर है तो इसी बहाने तुम अगर अपने पावर दिखाओगे तो लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि तुम कितने स्ट्रांग हो। वांगलिंग भी एक कोल्ड एक्सप्रेशन देखता है ओल्ड मैन को, और अच्छा लगता है। और ये बोलते हैं कि ये ब्लड पूरा पी जाओ ट्रायल के पहले। अब तुम मेरे कल्टीवेशन मेथड को तो नहीं सीख सकते, क्योंकि अब तुम मुझसे मिले हो तो मैं तुम्हें कुछ तो दूंगा। मैं तुम्हें एक सीक्रेट स्पेल देता हूँ क्लैन का। फिर ये हंस के बोलते हैं कि देखो यार, वर्मिलियन वर्ड का कोई सीक्रेट स्पेल था ही नहीं, ये हमने चुराया था अज्योर ड्रैगन से, वाइट टाइगर और ब्लैक टॉर्टवाइज क्लैन से। मतलब हमारे एंसेस्टर ने लाया था, एंशियंट फर्स्ट वर्मिलियन बर्ड ने। अब देखो, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो ब्लैक टॉर्टॉइज क्लैन के पास है, और तुम्हारी बॉडी वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, तो तुम इस स्पेल को और अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ये स्पेल भी नहीं है, ये एक मेथड है फोर्स यूज़ करने का। ध्यान से देखो। अब ये लेक के करीब जाते हैं और लेक के आसपास अपने हाथ को लहराते हैं। अब जब ये लहराते हैं तो पानी एकदम सप्रेस होने लगता है।
और जैसे ही पानी ज़्यादा अच्छा खासा नीचे चला जाता है, तो ये एक पाम अटैक टाइप करता है।